बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैंने बताई थी, स्केड्यूल बताया था लेक्चर्स का। उसमें आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ये ठीक। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास जो इनसे चीजें रिलेटेड है, वर्क है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है जी आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या है। देखिए हमारे पास जो है, इसको ऑफ ना कर दें या स्लो कर दें, फैन को स्लो कर दें क्योंकि आवाज उसमें जाएगी। बस इसमें देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं। अगर से एक वेक्टर ए है और एक क्या है, बी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा जो है उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। देखिए तीन चीजें हैं हमारे पास। एक तो होते हैं स्केलर्स, इसमें क्या होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर्स। इनकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और तीसरे नंबर पे जो क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास टेंसर्स हैं। ये भी हमने पढ़ने हैं, हमें लेक्चर नंबर 14 है गालबन। तो टेंसर्स ऐसे ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इनकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। टेंसर्स ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड वेरी करती है। लाइक इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डेंसिटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये वो वाली क्वांटिटीज है। भाई ये टेंसर अलजेब्रा हमने अलग से पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं ये वेक्टर अलजेब्रा। स्केलर तो ज़ाहिर है आम अरिथमेटिक रूल्स हैं, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में आती है। तो वेक्टर अलजेब्रा हमारा आज का टॉपिक था। उसमें हमने पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट कि दो वेक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है, यानी स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यहां मतलब क्या है कि आंसर में क्या चीज आ रही है। जैसे एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट में जो चीज हासिल होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आंसर में अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। अब ये जो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। अब बी के हमारे पास दो कंपोनेंट है। बी जो है इसके दो कंपोनेंट है, एक है बी cos थीटा जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, और दूसरा है बी sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए है। यानी थीटा यहां पे क्या है, यहां पे ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो हमारे पास थीटा है। अब ये देखें कि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दो वेक्टर्स बिल्कुल स्केलर की तरह रिजल्ट देते हैं जब उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, सेम होती है। यानी अगर ये 4 है और ये 3 है तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7। कब आएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शंस में है। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो स्केलर आना चाहिए और स्केलर की तरह का आना चाहिए। तो उसके लिए हम वेक्टर बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए की डायरेक्शन में, तो वो जस्ट वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे एक स्केलर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में क्या आता है, स्केलर आता है। तो जब हम ए को इस बी cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें जरा लाइट, जब ए को हम बी cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और जब हम ए को बी sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा।
तो आज हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ए डॉट बी, तो वो हमारे पास क्या जाता है, ए बी कॉज ऑफ द एंगल थीटा। अब इसमें एक तो ये इसका फार्मूला हो गया हमारे पास, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जी बी। यानी हमने आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर से हमारे पास ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो उसमें हमारे पास 2 3 5 उसके क्या है, ax ay और az है। इसी तरह bx by और bz भी होंगे, तो आई वाले कंपोनेंट को आई वाला, हमने आई जे के यहां नहीं लगाना, जस्ट नंबर्स को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसके बाद ये है कि हमारे पास ये डॉट बी जो कि ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए तो हमारे पास के बराबर होता है। अगर हम a cos थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, a cos थीटा क्या है, वेक्टर a का वो कंपोनेंट है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ b है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b या प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा a डॉट b ओवर b। इसी तरह अगर हमारे पास जो है, अगर हम b cos थीटा जो कि कंपोनेंट क्या है b का है इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो वो क्या होगा, वो होगा a डॉट b ओवर कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a या प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। अब जिस पर प्रोजेक्शन है उसको हमने डिवाइड कर देना, उसकी मैग्नीट्यूड को, ऊपर हमने डॉट लेना है, ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं 2i प्लस 3j और b हमारे पास है से 3i प्लस 2j, तो वो हमने क्या करना है, 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा और नीचे a की मैग्नीट्यूड पर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। पांचवें नंबर पर ये कम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट b कम्यूट करता है, इसकी हम तरकीब को चेंज कर सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, यानी अगर a डॉट b प्लस c है तो दैट विल बी इक्वल टू a डॉट b, पहले हम a को b के साथ डॉट ले सकते हैं और प्लस a डॉट c, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है। अच्छा, एक चीज याद रखें कि डॉट दो वेक्टर्स का होता है। अब अगर हम ऐसे लिख दें कि a डॉट, पूछा जाएगी a डॉट b डॉट c किसके बराबर होगा, तो अब जिसको वेक्टर्स आते हैं वो ऐसे नहीं लिखे, क्योंकि a डॉट b क्या है, एक स्केलर नंबर है और नंबर का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ नहीं आ सकता, तो लिहाजा ये एक किस्म की रॉन्ग आप कह सकते हैं नोटेशन। अच्छा, अगर वेक्टर्स हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, अच्छा मोटा लिखता हूं, इन केस ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स अगर क्या है, कोलिनियर है, if a and b are collinear, यानी या तो वो पैरेलल होंगे या फिर क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, देन a डॉट b विल बी इक्वल टू या तो प्लस ए बी आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा या मैक्सिमम नेगेटिव आएगा जब वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ सकता है, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज है कि अगर ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी पर,
देन ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। और किसी वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। जैसे हमारे, हाँ जी, ये मैंने बताया कि अगर ए और बी कोलिनियर है, दो वेक्टर्स हैं, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, चाहे वो पैरेलल है या, तो उनका डॉट प्रोडक्ट या तो प्लस ए बी आएगा, हाँ, यानी पैरेलल होंगे तो प्लस ए बी और एंटी पैरेलल होंगे तो मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद आप इसी चीज को चले आगे देखते हैं हम कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहता है कि चूंकि ये जो ए डॉट बी है, ये ए बी इंटू क्या है, कॉज ऑफ द एंगल थीटा। तो मैं बच्चों को ये कहता हूं कि कॉस थीटा बेसिकली एक फैक्टर है जो इसकी मैग्नीट्यूड का तयन करेगा। से यानी कॉस थीटा ये आपका एक फैक्टर है किसका, ये तीन चीजें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए बी और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो आंसर मैक्सिमम आएगा, कॉस थीटा अगर 0 है तो आंसर 0 है। यानी अगर से ए की मैग्नीट्यूड जो है ये बेसिकली एक फैक्टर है, से ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, आपके पास 4 है, चले मीटर है, और बी जो है कोई फोर्स है से वो 5 न्यूटन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ए डॉट बी क्या आ सकता है, ए डॉट बी इट डिपेंड्स अपॉन कॉस थीटा, केवल कितना एंगल कितना है। अब एंगल हमारे पास या तो वो क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम कब होगा जब वो पैरेलल होंगे और मिनिमम कब होगा, हाँ। तो अब ये ए डॉट बी हमारे पास यानी इसकी वैल्यू फ्रॉम -12 जाउल टू सॉरी -20 जाउल टू +20 जाउल, यानी इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर। ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि वो वैल्यू -20 जाउल है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, वेक्टर्स को ऐड करते वक्त हमने क्या पढ़ा था कि अगर 4 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं तो 4 और 3 को ऐड करते हुए मैक्सिमम आंसर कितना आएगा 7, और मिनिमम आंसर कितना आएगा 1, और 5 भी आ सकता है, इसके 6 भी आ सकता है, 7 भी मतलब इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आ सकती है, फ्रॉम 1 to 7, 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसी तरह दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसे पावर है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो अब मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें, जितनी भी वैल्यू फॉर एग्जांपल वो 100 आती है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो +100 से -100 के दरमियान और +100 से लेकर -100 तक कोई भी वैल्यू वो पॉसिबल है, और वो डिपेंड करेगी उसकी डायरेक्शन पे। अच्छा, बार दफा इस तरह का भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वो हमें क्या कहता है कि ए डॉट बी से वो क्या कहता है जी हाफ ए बी है। अब इस हाफ के ऊपर गौर करें, वही बात आ गई, ये फैक्टर है, ये देखें ये हमारे पास फैक्टर है, ए बी तो वही हो गया मैक्सिमम। तो ये यहां से पता चलेगा कि ये वेक्टर्स आपस में क्या है। तो थीटा जो है वो यहां पे क्या होगा 60। अब कुछ चीजें हमने अपने ज़हन में रखनी है ताकि हम फौरी इसका आंसर दे सकें। वो क्या है, आप ये देखें कि cos 0 हमें पता है कि 1 होता है, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि आप इसको याद रखें कि ये 100% 100% 1 का मतलब क्या होता है 100%, 1 आउट ऑफ 1 100%। अच्छा, cos 30 जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो 3√2 या 0.866 होता है। तो ये मैं बच्चों को कहता हूं कि ये आप समझ लें कि 86% है। अब देखिए cos की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि वो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू कितने परसेंट है। समझ आ रही बात कि मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह आपके पास cos 45 है। अब 45 क्या होता है 1/√2 होता है,
यानी 0.707, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 70% या 70.7 आ जाएगा, 71 भी कह सकते हैं, इसको 71 भी कह सकते हैं। इसी तरह cos 60, ये हमारे पास क्या आएगा, cos 60 1/2 होता है, तो ये हमारे पास क्या है 50%, यानी 0.5। अब cos 90 क्या है, वो 0 है, यानी ये हमारे पास क्या आ गया 0% है। अब ये चीज हमें बताएगी, ये फैक्टर बताएगा हमें कि cos थीटा बताएगा कि कब जो है हमारे पास जो है वो जो आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू को कितने परसेंट है। सेम वो कहता है कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम जो वर्क उस सिचुएशन में हो सकता है उसका वो इस वक्त 50% है। तो बताएं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल होगा। तो 50% किस एंगल में होता है 60 पे। हम कहेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कितना है 60 है। अच्छा, इसी तरह फिर आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर वो थोड़ा सा पजल करने के लिए हमें ये कहता है कि एंगल वो ए और बी के दरमियानी एंगल में कौन नहीं देता, हमें ए और बी का उसके दरमियान जो एंगल वो नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा इन दी विद द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बी। यानी अगर ये सिचुएशन है कि ए जो है वो बी के साथ एंगल थीटा नहीं बना रहा, ठीक है ना, बल्कि यानी ए और बी के दरमियान ये एंगल पहले थीटा, तो फिर हमारे पास क्या होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर वो कहता है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ए की, ठीक है ना, वो ए के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसका बी के साथ एंगल दे देता है। चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं कि मैं कहता हूं कि ये एंगल फाई है। अब यानी बी ए के परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है फाई, या इसी तरह ए बी के परपेंडिकुलर के साथ फाई बना रहा है, अगर इस सेंस में देता है, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास ए डॉट बी वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बी साइन फाई। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम कि इन बिटवीन एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। जैसे देखें सेकंड की बुक में देखें कि बड़ा मजे का उसने लिखा है, उसने थीटा एंगल दिया है वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान या मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। जब वो अल्फा की बात करता है टॉर्क के अंदर, वो प्लेन और एरिया और उसके दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल है वहां उसने अल्फा का है, और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर के दरमियान को थीटा का है, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए आपस में। तो इसी तरह हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम कहते हैं इनका आपस में एंगल कितना थीटा है, लेकिन ए का जो एंगल है बी के परपेंडिकुलर के साथ, या बी का जो एंगल है ए के परपेंडिकुलर के साथ वो फाई है। तो फिर हमारे पास रह रहा है कि ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस फाई, अपना cos 90 माइनस फाई क्या होगा, वो साइन फाई आ जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में वहां क्या था, अगर थीटा इंक्रीज करता है इंप्लाइज दैट ए डॉट बी जो था वो क्या कर रहा था, अब ये देखें क्या हो रहा है, 0 पे मैक्सिमम है, 90 पे जाके हो गया। तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है ए डॉट बी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर फाई इंक्रीज कर रहा है तो इंप्लाइज दैट ए डॉट बी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बी ए के करीब आएगा तो फाई बढ़ेगा और थीटा क्या होगा कम होगा, और जब बी मुकम्मल तौर पर एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अब मजीद इसकी प्रैक्टिस जब हम करेंगे वो आगे वर्क के अंदर भी इसके फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ज्यादा है। तो हम जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसमें हर तरह का क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा ताकि मजीद आगे प्रैक्टिस हो। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वर्क। अब जब डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया और वर्क समझना भी आसान हो गया, पावर को भी हम समझ सकते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को देखें। अब वर्क क्या है, देखें जिस तरह मैंने आपको बताया कि बी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। जब हम ए को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क है, जब ए को यानी कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, और अगर हम उसको बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है। तो सेम वे के अंदर अगर आप ये ध्यान में रखें कि जो फोर्स होती है
फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास क्या है, इन्होंने फोर्स को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है ना। अब फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास कंपोनेंट क्या है एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है एफ साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये फिर वही बिटवीन वाली बात है, अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर यूनिट हो जाएंगे, यहां पर साइन फाई आएगा, यहां पे कॉस फाई आएगा, अगर वो एंगल क्या है डिस्प्लेसमेंट का, अपना फोर्स का एंगल है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर के साथ। अब ये देखें कि अगर देखें बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जब बच्चे करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस क्यों होता है, जब हमने एक मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर दिया कि हमारे पास आंसर क्या आना, स्केलर आना, तो स्केलर कब, स्केलर की तरह का बिहेवियर कब होगा, जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होंगी, सीधी सी बात है, जैसे 4 + 3 = 7। जैसे देखें हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में आप एक टर्म यूज करते हैं वी स्क्वायर या वी एफ स्क्वायर या वी आई स्क्वायर। अगर वी वेक्टर हो, अगर वी क्या हो, वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता, वेक्टर का कभी उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो सकता है, और मैग्नीट्यूड कब यानी लेंगे वहां पर जहरा स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड का बराबर होगी, जब स्ट्रेट लाइन होगी, तो वहां हम स्क्वायर भी ले रहे हैं, वहां हम डिवाइड भी कर रहे हैं, उनको एज अ स्केलर डील कर रहे हैं। तो सारी क्वांटिटीज इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखें, ये पार्ट समझें, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये तीन क्वांटिटीज उसके अंदर क्या है, वेक्टर है, और ये स्केलर की तरह कब डील करेंगी, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे भी डिवाइड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी पे भी डिवाइड करेंगे, स्केलर की तरह डील कर रहे हैं ना। लेकिन अगर वेक्टर की तरह डील करेंगे तो वेक्टर की डिवीजन इस तरह नहीं होती, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं होती, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीजें हम रखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो रिजल्ट स्केलर आ रहा है, तो मतलब ये है कि दोनों चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही है वो सेम डायरेक्शन में होंगी, तो वो जस्ट लाइक स्केलर बिहेव करेंगे। तो अब ये देखें कि जब फोर्स लगती है और फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये वर्क है, इसमें मैं कहता हूं कि ये ट्रांसलेशनल इफेक्ट है फोर्स का, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट आ गया, और जब हम एफ को अपना एफ साइन थीटा को डी से मल्टीप्लाई करेंगे ये रोटेशनल इफेक्ट है, ठीक है ना, ये टॉर्क आ जाएगी। तो टॉर्क और वर्क ये दो चीजें आप मतलब बड़े अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम उधर से स्केलर प्रोडक्ट को देखें और उधर से वेक्टर प्रोडक्ट को देखें। वेक्टर प्रोडक्ट टॉर्क की तरफ आता है फोर्स का, और स्केलर प्रोडक्ट जो है वर्क की तरफ आता है। वर्क ट्रांसलेशनल इफेक्ट है और टॉर्क क्या है, रोटेशनल, यानी फोर्स के दो किस्म के इफेक्ट है। अब जब ये एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे डी से, तो ये मैं क्रॉस नहीं लगाता ताकि वो अगर ये डी से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा वर्क, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी टॉर्क। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी का स्केल नहीं होता। अब ये देखिए एक आम सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हम काइनेटिक एनर्जी में भी क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वहां स्पीड उसकी उस वक्त जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड हम वहां लेते हैं, एट दैट टाइम उसकी जो स्पीड है, ठीक है ना, वो हम वहां पे उसका स्क्वायर लेते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास क्या आएगा, यानी देखें हाफ, ये क्या हमारे पास एम वी है और इनटू क्या वी है, तो ये किस्म का क्या है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि पी डॉट वी, पी मोमेंटम हो गया। अब ये देखें यहां से आपको एक चीज पता चल रही है कि क्या कभी इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ये हमेशा दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा क्या होगा 0 होगा। तो मोमेंटम और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट यानी 50% ऑफ द मोमेंटम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एक नई डेफिनेशन हमारे पास बन गई। तो मकसद बात करने का ये है कि अब चूंकि ये कभी एक दूसरे से इनकी डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होगी,
तो दे बिहेव जस्ट लाइक स्केलर, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, स्केलर। तो इसलिए ये बात हमने समझनी है कि स्केलर क्या है और स्केलर का वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या है, और वेक्टर क्या चीज है, उनकी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या है। अब उसी तरह अगर हमारे पास यही फोर्स जो है ये एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर के साथ बना रही होगी, तो फिर हमारे पास जो वर्क है इस केस में वो क्या आ जाएगा, एफ डी वो साइन फाई आता है। तो ये अगला पॉइंट होगा, यानी पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास कि W इज इक्वल टू, अब तकरीबन 10 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हर लेक्चर में हम तकरीबन 30 पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो 30 की पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। उनको आपने ज़हन रखना है, उनको आपने नोट करना है, वो आपने ज़हन रखना है। जब भी आप कहीं पढ़ाने जाएं, जो भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन आपकी कोई डेमो हो, आप वो पॉइंट ज़हन में रखें, वही पॉइंट्स वहां एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो अगर वो ज़हन रखेंगे उस तरह के एमसीक्यूज भी आसानी से हल कर सकते। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एफ डी साइन फाई, फाई इज द एंगल, वहां था थीटा का एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दरमियानी एंगल, और यहां फाई क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट बना रहा है, अपना फोर्स बना रही है एंगल किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर के साथ। इसी तरह वो डिस्प्लेसमेंट भी बना सकता है फोर्स के परपेंडिकुलर के साथ। दो पॉइंट हो गए। अब इसी तरह जिस तरह हमने वहां कहा था कि ए बी जो रिजल्ट आता है, यानी उनकी मैग्नीट्यूड जब मल्टीप्लाई होती है तो मैक्सिमम रिजल्ट आता है। तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो हम इसको तीसरे नंबर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, ये क्या चीज है, ये तो फैक्टर हो गया और ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क हो गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मैंने मिसाल दी थी कि 4 मीटर है और उधर से 5 न्यूटन है, तो ये 120 है, तो हम इसको लिख सकते हैं W मैक्सिमम कॉस ऑफ द एंगल थीटा, यानी ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। से वो क्वेश्चन में देता है कि इफ वर्क डन इज 70% of its maximum value, then angle between force and डिस्प्लेसमेंट। आप वैसे सिंपल आपको फौरन याद आ जाना चाहिए, मैंने 70% किसको कहा था, 45। या फिर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लें। मतलब उसने कहा है कि W मैक्सिमम का वो कितना है, फार्मूला हमारे पास क्या है, यानी इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि चूंकि W हमारे पास क्या है, W मैक्सिमम इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा, तो वर्क जो है वो क्या है, 70% ऑफ द W मैक्सिमम। ये वर्क दिया उसने, वर्क डन है 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये W मैक्स, तो W मैक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 70% वही 0.70 आ जाएगा cos थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, 3 पॉइंट हो गए। चौथे नंबर पे आप ये चीज याद रखें, आप सिंपल एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि ग्रेविटी है, जब कोई बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी का वर्क क्या है, पॉजिटिव है, फ्रिक्शन का वर्क क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर चौथे नंबर पे आप ये चीज याद रखें, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वहां जो एजेंसी वर्क कर रही होगी उसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसकी डायरेक्शन में, यानी वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। हाँ, लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है कि बॉडी तो नीचे आ रहा है, वर्क डन में फ्रिक्शन फाइंड आउट करें, उसकी कांस्टेंट स्पीड है उसकी, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये सिंपल सी नोटेशन है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, वहां नेगेटिव है। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है तो वर्क क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद अगली सिचुएशन आप देखें, अमूमन हम ये कहते हैं कि वर्क हमारा जब भी बॉडी का किया जाता है हम वर्क कहते हैं एमजीएच है, ठीक है ना। अब वो एमजीएच क्यों लेते हैं उसको जरा समझें। एक बॉडी जो है जिसका मैथ हमारे पास क्या एम है, अब उसका वेट है W इज इक्वल टू एम जी, से ये हम उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन ये बाई हैंड फोर्स लग रही है, हम किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, कोई एजेंसी उसको उठा रही है, कोई मोटर उठा रही है, हम उठा रहे हैं, कोई चीज उसको ऊपर लेके जा रही है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो तब नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। नेट फोर्स जब जीरो होगी तो फिर एफ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जैसे फर्स्ट में क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक इज लिफ्टेड विद स्टेडी वेलोसिटी। अब अगर वो स्टेडी ना करता वहां पे तो हम उसका एमजीएच ना लगा सकते, समझ आई बात की, वो किस तरह आगे बताता। अब यहां पे एफ डब्ल्यू के बराबर कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब नेट फोर्स जीरो है, यानी ये सिचुएशन कब होगी, आप वो कहते हैं इक्विलिब्रियम है, आपको कहता है वेलोसिटी स्टेडी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। जब कहता है नेट फोर्स जीरो है, स्पीड कांस्टेंट से एक बॉडी जा रही है, तो उसमें ये सिचुएशन होगी कि अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगी, या इंजन की फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। फ्रिक्शन का वर्क भी वही होगा, इंजन का वर्क भी वही होगा अगर हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं। और अगर बॉडी वर्टिकली मोशन में है तो फिर ग्रेविटी का वर्क भी वही होगा, वर्क डन बाई हैंड भी वही होगा, दोनों वर्क क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब इस सूरत में वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू है वेट है और ये वर्क है, ये हमारे पास क्या होता है एफ इंटू डी होता है, ठीक है ना। और अगर ये बॉडी नीचे आ रहा है तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा, mgh आ जाएगा अगर बॉडी नीचे आ रहा है, और माइनस mgh आ जाएगा अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर बॉडी ऊपर जा रहा है ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो फिर ग्रेविटी का वर्क क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा। अगली बात, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये था जब कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, 6 पॉइंट पे क्या बता रहा हूं, अगर वेलोसिटी क्या और इसकी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, अब इसको अब फ्री फॉल भी कह सकते हैं, सॉरी नॉट फ्री फॉल, ये फ्री फॉल नहीं। फ्री फॉल का मतलब क्या है, हाँ फ्री फॉल का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी एमजीएच का फार्मूला फ्री फॉल में नहीं लगेगा। अगर नॉट फ्री फॉल है, इक्विलिब्रियम है, फिर हमारे पास क्या आएगा फार्मूला एमजीएच आएगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चीज हमने क्लियर करनी है। अगर वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी दोनों सूरतें हो सकती हैं, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड भी हो सकता है, उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी फोर्स ज्यादा, टेंशन फोर्स ज्यादा है या वेट ज्यादा है। तो उसी सूरत में हमारे पास फिर दो किस्म के वर्क निकलेंगे, और नेटवर्क भी वहां आएगा। यहां नेटवर्क क्या होगा, यहां नेटवर्क डन क्या होगा, वो जीरो होगा। अब दोबारा फिर सुन ले, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, नॉट इन द फ्री फॉल कंडीशन, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तब वर्क हमारे पास क्या आएगा, एमजीएच आएगा ग्रेविटी का, अगर बॉडी नीचे आ रहा है। और अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क माइनस एमजीएच आ जाएगा, लेकिन वो एमजीएच रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटी के आपस में इक्वल है। अब अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास क्या है, एमजीएच है,
अप्लाइड वर्क mgh के बराबर सिर्फ इसी सिचुएशन में होगा, अदरवाइज क्या होगा, या तो अप्लाइड वर्क ग्रेविटी के वर्क से क्या होगा, ज्यादा होगा, या अप्लाइड वर्क जो है वो ग्रेविटी के वर्क से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी फ्री फॉल में नहीं है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 है, नेट वर्क डन भी क्या है, तो अप्लाइड वर्क, कोई भी एजेंसी अप्लाई कर रही वर्क, उसका वर्क भी mgh होगा, जो कि ग्रेविटी का वर्क है। उसका वर्क माइनस mgh भी हो सकता है, जैसे आप एक चीज को ऐसे उठाया हुआ आपने, ठीक है, आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे लेके आ रहे, तो ग्रेविटी का वर्क क्या हुआ, प्लस mgh, आपका वर्क क्या हुआ, माइनस mgh। आप ऊपर लेके जा रहे हैं, आपका प्लस mgh, ग्रेविटी का माइनस mgh, यानी माइनस mgh की टर्म उस वक्त आएगी जब ये सिचुएशन हो, अप्लाइड वर्क और ग्रेविटी का वर्क बराबर होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और यही सिचुएशन आप अप्लाइड की बात मैं कर रहा हूं, अगर ड्रैग फोर्स हो, वहां पे कोई एजेंसी ना हो, जैसे बॉडी नीचे आ रही है लेकिन उसका वेट और ड्रैग फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए, तो तब फिर क्या होगा, फिर भी यही सिचुएशन होगी कि फ्रिक्शनल वर्क भी और ग्रेविटी का वर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, डायरेक्शन वाइज। हाँ, अब ये देखें, इसी सिचुएशन का मैं कह देता हूं कि ये 5.1 है और ये 5.2 है, एक पांचवें पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर एक और बात निकलती है क्या, देखिए यहां हमने अगर अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा अप्लाइड फोर्स का वर्क ग्रेविटी के अपोजिट आ रहा है। जब ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है तो अप्लाइड का नेगेटिव है, ठीक हो गया, और जब अप्लाइड का पॉजिटिव है तो ग्रेविटी का नेगेटिव है। ठीक है, हाँ, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल वर्क हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटी का वर्क चाहे पॉजिटिव हो, अगर बॉडी नीचे आ रहा होगा तब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है फिर फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो अपवर्ड कांस्टेंट स्पीड से जा ही नहीं सकता, क्यों कि ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लग रही है, तो नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं हो सकती, दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, डिसलरेट करेंगे। बॉडी ऊपर जाते वक्त अगर उसके ऊपर ग्रेविटी और फ्रिक्शन है तो कभी भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बात समझ आ रही, नीचे आते वक्त कांस्टेंट हो सकती है। इस केस में तो अप्लाइड फोर्स है ना, कोई और फोर्स है फ्रिक्शन के अलावा, हम कोई फोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स है, आप उसको हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं, इसमें कांस्टेंट हो सकती है, अपवर्ड भी कांस्टेंट हो सकती है, डाउनवर्ड भी कांस्टेंट हो सकती है। लेकिन अगर वहां पे जस्ट एयर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जस्ट एयर है और ग्रेविटी है, फिर डाउनवर्ड तो चांसेस हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, अपवर्ड कभी भी कांस्टेंट नहीं। क्यों, जब बॉडी अपवर्ड जाएगा क्या होगा, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स डाउन, बॉडी ऊपर जाएगा, डिसलरेट होगा। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास इस केस में क्या होगा कि अगर बॉडी, हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन अपवर्ड है, ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है। अब ये कब होगा, जब बॉडी नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर उसकी v कांस्टेंट है तो फिर फ्रिक्शनल का वर्क भी क्या होगा, mgh ही होगा। लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, प्लस mgh होगा। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, नीचे आते वक्त उस वक्त कांस्टेंट हो सकती है, ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होगा। जैसे एक आदमी ने छलांग लगाई, उसने पैराशूट खोल लिया, तो पैराशूट खोला, ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो। जैसे ये कैट ना, बिल्ली है, ये बिल्ली कहते हैं छठी मंजिल से छलांग लगाए मरती नहीं, क्यों, ये अपने आप को फैला लेती है, जब फैला लेती है तो ड्रैग फोर्स और वेट क्या हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। तो ये एक मंजिल से छलांग लगाए या छठी मंजिल से छलांग लगाए, ये बराबर है इसके लिए। तो जब बराबर हो जाएंगे मजीद फिर वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो उसी वेलोसिटी से जाके जमीन से टकराएगा। अच्छा, अब इसमें ये आवाज इसमें आ रही है, हाँ जी फैलो, तो आपको आवाज सही आ रही है अभी? जी सर, ठीक आ रही है। क्वेश्चन वगैरह भी कर लिया करो यार। थोड़ी
सर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है, डायरेक्ट फिर लेक्चर सेंड कर दिया करें रिकॉर्डेड, ताकि हम और सुन सकें दोबारा। रिकॉर्डिंग जो है वो सारे लेक्चर तो रिकॉर्डिंग में सेंड नहीं करूंगा, मतलब कुछ करूंगा, तो बाकी जो आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर। यस सर, इंशाल्लाह। हाँ, वो सारे लेक्चर हम रिकॉर्डिंग करके ही मतलब बच्चों को दे दें तो फिर वो ऑनलाइन क्लास का फिर वो जो सिस्टम है ना वो खत्म हो जाएगा। यस सर। हाँ जी। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था कि फ्रिक्शन अपवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि इसमें क्या हो जाए, कांस्टेंट वाली सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, अगर देन फ्रिक्शन कोई और फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन का कोई फोर्स, तो फिर कभी भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। ठीक है ना? तो उसमें या इसी के अंदर एक केस ये हो सकता है कि अगर ग्रेविटी नीचे है, फ्रिक्शन जो है वो कम है, ये मैंने वेक्टर बड़ा बनाया है, वो छोटा बनाया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी ज्यादा होगा किससे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन से। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू, इस केस में अगर उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क ज्यादा होगा और फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा। यहां उसको वर्क कैलकुलेट करवाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अलग से देनी पड़ेगी, यहां उसको फ्रिक्शनल फोर्स देने की जरूरत नहीं है, यहां फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम वेट के इक्वल रख देंगे। लेकिन यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स वो अलग से देगा, वेट वो अलग से देगा, तो फिर जाके हम दोनों वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेट वर्क डन जो है वो क्या होगा, वो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो हमें पता चला कि अगर स्टेडी वेलोसिटी है तो फिर हम फ्रिक्शनल वर्क भी mgh ले सकते हैं और अप्लाइड फोर्स का वर्क भी हम mgh ले सकते हैं। तो इसे मजीद भी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस। अब देखें, इसमें बड़ी मजे की चीज है कि जब इस्लाम साहब, जी सर ये केस दोबारा बताएं सर। ये मैं ये कह रहा था कि अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स देने की जरूरत नहीं है, अप्लाइड फोर्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों सर ये वाला केस जो भी आपने बताया है, हाँ, ये वाला ये वाला केस ये है कि इसको मतलब छठे नंबर पे ले आते हैं कि हमारे पास ये वाला केस कब होगा, जब बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, फ्री फॉल ये भी नहीं है, नॉट फ्री फॉल। नॉट फ्री फॉल का मतलब क्या है, अब देखिए कितनी बातें हैं, यानी इस एक चीज के अंदर इतनी सारी है कि मैं 2 घंटे हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। यानी यहां पे फ्रिक्शन की ग्रेविटी के बराबर है। एक बात, यहां फ्रिक्शन ग्रेविटी से कम है, समझ आ रही है बात, ठीक है। यहां फ्रिक्शन ग्रेविटी से कम है, बॉडी की वेलोसिटी डाउनवर्ड क्या होगी, इंक्रीज। फ्रिक्शन यहां भी मौजूद है, फ्रिक्शन यहां भी मौजूद है, लिहाजा ना तो ये फ्री फॉल है ना ही ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल में क्या होगा, अब अगली चीज आ जाती है, फ्री फॉल में फ्रिक्शन का वर्क होगा नहीं, वो फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्री फॉल तो वैक्यूम होता है। लेकिन जब सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, उसमें ग्रेविटी का वर्क दिया जा जाएगा और फ्रिक्शन का वर्क 0 हो जाएगा। अगर फ्री फॉल होगा, इस केस में क्या होगा, इसमें ग्रेविटी का वर्क ज्यादा है, फ्रिक्शन का वर्क कम है, तो नेट वर्क क्या होगा, ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और फ्री फॉल में क्या होगा, फ्री फॉल में वर्क डन बाय ग्रेविटी तो वो दायरा वही होगा, mgh ही होगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो क्या आ गया हमारे पास, वो 0 आ गया। बाकी देखिए इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं कि हमारे पास वर्क जो है एफ डॉट डी होता है, उसमें भी इसी तरह एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और इसी तरह। और अगर वेरिएबल फोर्स होगी, अगर फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो फिर हम वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट
dx या f dx या f डॉट dx। जैसे हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, अगर वो पैरेलल होंगे तो फिर ये सिंपल f dx आ जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स में f क्या होता है हमारे पास, kx होता है। जब kx यहां पुट करते हैं हम तो वर्क डन क्या आ जाता है हमारे पास, f की जगह kx आ गया इनटू क्या आ गया dx। तो x स्क्वायर बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास वर्क क्या आ गया हाफ kx स्क्वायर। अगर स्प्रिंग फोर्स है तो ये है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क है तो फिर उसके साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, वो माइनस हाफ kx स्क्वायर होगा। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा, 1/2 kx स्क्वायर। वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस हाफ kx स्क्वायर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्योंकि वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के वर्क को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो प्लस हाफ kx स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वहां दो चीजें थी, एक डिस्प्लेसमेंट था, एक फोर्स थी, ठीक है ना, वर्क के अंदर। यानी स्केलर प्रोडक्ट एक एग्जांपल तो वर्क होगी। अब एक एग्जांपल उसकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और दूसरी तरफ एक एरिया है। तो अब एरिया की डायरेक्शन हमें चाहिए वहां पर। एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन चूंकि एरिया की खास रोटेशन, एक खास ओरिएंटेशन होती है, तो जैसे करंट जो है, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन चूंकि उससे आगे हमने मैग्नेटिक फील्ड को बताना होता है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो चार्ज कैरियर की मोशन पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में है। तो लिहाजा वहां हमें जरूरत के मुताबिक उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ती है। ऐसे ही हमें एरिया की डायरेक्शन लेनी पड़ती है। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है कि अगर हमारे पास से ये आपके पास 2 मीटर है और ये कितना है 5 मीटर है, तो 5 2 आर 10। अगर ये एक्सेस है, ये क्या वाई एक्सेस है, तो 10 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका वेक्टर एरिया के की डायरेक्शन। और ये भी याद रखें कि वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, इनवर्ड नॉर्मल नहीं। वेक्टर एरिया क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। यानी से अगर कोई चीज ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, तो आप ये कहें कि ये मैं ऐसे बना रहा हूं कि मेरे लिहाज से ये या आपके लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन राइट है, ठीक है, राइट पे आ रही है। ये आपके परपेंडिकुलर एरिया पड़ा हुआ है। अब एरिया की डायरेक्शन आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। कौन सी देंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। तो फिर हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ, जैसे क्लोज सरफेस है, अब क्लोज सरफेस में हम एरिया क्या लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। तो हाँ जी, मतलब एक कन्वेंशन है ना, हमने कन्वेंशन रख ली। हमने देखिए फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी चीज का निकलना, किसी पाइप में से पानी का निकलना, बहाव, उसको फ्लक्स कहेंगे, वाटर फ्लक्स। अब किसी एरिया में से किसी चीज का निकलना, वो उसका फ्लक्स कहलाता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब एरिया भी बाहर की तरफ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ हो। तो हमने आउटवर्ड को हमने पॉजिटिव लेना है, फ्लक्स उसका पॉजिटिव। इनवर्ड को हमने क्या लेना, कोई चीज उसके अंदर जा रही है वो नेगेटिव है, बाहर जा रही है वो पॉजिटिव, उसका फ्लक्स, उसका बहाव जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव। तो हम एक कन्वेंशन बना लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज को हमने नेगेटिव कह दिया, प्रोटॉन है उसके चार्ज को हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव। हालांकि ना तो हमें इलेक्ट्रॉन ने बताया कि मैं नेगेटिव हूं, ना प्रोटॉन ने बताया कि मैं पॉजिटिव। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशनली हमने उसको लिया हुआ है और उसी को आगे मैथमेटिकली हम, तो ये भी एक कन्वेंशन है कि हम वेक्टर एरिया आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। ये दीवार है ना, तो इसके एरिया हम इस तरह लेंगे, समझ आए? तो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं हम, इनवर्ड नॉर्मल नहीं लेते। तो अब ये हमारे पास पहली बात तो ये होगी कि अगर हमारे पास ये कोई एरिया है, अब ये इसका क्या है, वेक्टर एरिया से हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल क्या, थीटा है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, वो होगा ई ए कॉस ऑफ द एंगल थीटा। फिर उसी तरह कॉस थीटा क्या है, फैक्टर है। कॉस थीटा देखना, हमने एक फार्मूला पढ़ा, उसे रिलेटेड मैंने टॉपिक इसलिए शामिल किया ताकि हमें समझने आसान हो जाए।
अब cos थीटा बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक फैक्टर आ गया जो ये बताएगा कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा, कब नेगेटिव मैक्सिमम होगा, कब वो जीरो होगा। ठीक हो गया। अगर एक एरिया हमारे पास जो है, यानी इसमें हमारे पास ये भी आ सकता है जो फाई ई जो है या फाई इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम इनटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा। फाई इज इक्वल टू फाई, जैसे हमने पीछे पढ़ा वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसे ही फाई इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम इनटू कॉस थीटा। यानी फ्लक्स जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके आता है। जब वो कभी कहेगा कि किस एंगल के ऊपर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज हाफ या 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहेंगे 60। हाँ, अब वो 60 किसके दरमियान एरिया है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान। हाँ, उस वक्त एरिया के दरमियान कितना एंगल होगा, 90 में से आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी एरिया, ये एरिया है, ये प्लेन है। अब प्लेन का एरिया एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। प्लेन का एंगल ई के साथ कितना है, प्लेन का एंगल 90 माइनस थीटा है, और जो है हमारे पास वेक्टर एरिया उसका एंगल क्या है, थीटा। अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे से हमारा ये वाला केस है, इसमें जो आपके पास ये एरिया और ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये सिचुएशन है, ये हमारा एरिया इस तरह पड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही। तो इस सिचुएशन में कोई लाइन इसमें से पास नहीं। अगर ये इस तरह होता तो फिर मैक्सिमम लाइनें इसमें से क्या करती। तो इस केस में क्या है, वेक्टर एरिया इसके क्या है, परपेंडिकुलर, और एरिया क्या है, पैरेलल है। एरिया पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ये एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस केस में अगर मैं कहूं कि हमारा वेक्टर एरिया किधर है, ये है, तो थीटा तो यहां क्या है, 90 है। थीटा क्या है, 90 है, और ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन ई एंड वेक्टर एरिया। तो जब थीटा 90 होगा तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, वो 0 होगा। और जबकि 90 माइनस थीटा कितना है, वो यहां पे 0 डिग्री है। ये है एंगल बिटवीन एरिया एंड ई, यानी एरिया और ई के दरमियान जब 0 एंगल होगा तो भी फ्लक्स 0, और वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90 एंगल होगा तभी फ्लक्स क्या होगा, वो 0 होगा। और दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है। हाँ, फाई भी कह सकते हैं, 90 में से उसको माइनस कर देती तो फाई आ जाए, यानी ये हमारे पास फाई आ सकता है। शाबाश, इसको फाई भी कह सकते हैं। तो अब ये हमारे पास एरिया इस तरह है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इसमें से एंटर होकर इधर निकल रही है। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये रेड के साथ मैंने बनाया था इसको एरिया को। तो एरिया जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया, वो इस डायरेक्शन। तो यहां एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। फ्लक्स यहां पे क्या है, वो मैक्सिमम है, और वो कितना है, वो है E into A। जैसे मैंने वर्क में बताया था कि 5 into 4 40 अपना 20, तो यहां भी वो मैक्सिमम होगा जितनी उनकी मैग्नीट्यूड होगी। और
इसी सिचुएशन में एंगल बिटवीन एरिया एंड ई जो है वो कितना होगा, वो 90 होगा। यानी जब एरिया परपेंडिकुलर हो, ये देखें एरिया हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, एरिया परपेंडिकुलर हो और वेक्टर एरिया क्या हो, पैरेलल हो, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक होगा। बाकी इसकी यूनिट है, यूनिट हमारे पास क्या जाती है, यहां देखें ये न्यूटन पर कूलम होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, या न्यूटन मीटर को अगर जाउल कह दें तो जाउल मीटर पर कॉलम, ये भी इसका यूनिट बन सकता है। जब कभी सरफेस जो है वो लार्ज है, सरफेस क्या है, और वो प्लेन नहीं है, वो किसी कर्व शेप में है, या उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो फॉर लार्ज सरफेस we divide the whole surface into small patches। उस केस में हमारे पास जो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इंटेग्रल ई डॉट जी ए, ये हमारे पास सरफेस हम क्या लेंगे, और अगर वही सरफेस क्या होगी हमारे पास, क्लोज होगी, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में हमारे पास फाई जो है वो यहां क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ई डॉट डी ए, और ये बाई कॉजेस लॉ हमारे पास क्या आता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस चीज में आप ये याद रखेंगे, एक बात तो आप ये याद रखें कि इनसाइड दैट सरफेस ये जो क्यू है ये बेसिकली क्या है, अलजेब्रिक सम है ऑफ द चार्जेस इनक्लोज्ड। अलजेब्रिक सम क्या होता है कि जो चार्ज पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव लेंगे। अगर इनवर्ड, अगर उस सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा। अगर क्यू क्या है, इफ क्यू जो है हमारे पास क्या आ जाता है, यानी सारा कुछ ऐड करने के बाद अगर क्यू हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारा फ्लक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी क्या मतलब, आउटवर्ड होगा। और अगर क्यू हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वो नेगेटिव आ जाता है तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, यानी नेगेटिव होगा, और इसको क्या कहेंगे हम, ये इनवर्ड होगा। इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, किस तरह, अब ये देखिए, अगर चार्ज नेगेटिव है अंदर पड़ा हुआ, सही, नेट चार्ज नेगेटिव आ गया हमारे पास, अब इलेक्ट्रिक लाइंस क्या आएंगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। और एरिया मैंने क्या बताया लेते हैं हम, आउटवर्ड नॉर्मल, तो थीटा क्या आ गया यहाँ पे 180, इसलिए फ्लक्स हमारे पास क्या आया, वो लेस देन 0 आएगा। फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा इस केस में। अगली बार इसमें याद रखें कि चार्ज की लोकेशन मैटर नहीं करती, चार्ज करीब पड़ा हुआ है सरफेस के, सेंटर में पड़ा हुआ है, या किसी और लोकेशन में, लेकिन इनसाइड है। यानी एक तो बात याद रखें कि वैल्यू या अमाउंट ऑफ चार्ज outside the surface does not matter,
अगली बात याद रखें कि जो इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज की लोकेशन मैटर नहीं करती। लोकेशन ऑफ द इनसाइड चार्ज डज नॉट मैटर। लोकेशन ऑफ इनसाइड चार्ज तो तकरीबन ये पॉइंट हमारे पास, इसके बाद और भी पॉइंट इस तरह बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम काफी हो गया तो अब थोड़ा सा हम मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में बेसिक चीजें तो वही है सारी। यूनिट उसका वेबर है, ठीक है ना, और वो क्या होता है, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई जो है वो हमारे पास क्या है, पी ए कॉस थीटा। बिल्कुल उसी तरह ही ये फाई बी है, और उसी तरह ही ये फाई जो है वही रिजल्ट सारे आएंगे। फाई मैक्सिमम कॉस थीटा फैक्टर है, ये सारी चीजें रिलेटेड हो गई, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, एक तो ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा इसका यूनिट क्या हो गया, फेबर हो गया, और ये किसके मतलब होगा, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। और टेस्ला क्या होता है, जैसे एफ इज इक्वल टू आई एल बी होता है और बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, तो टेस्ला हमारे पास होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और इसको अगर हम मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वेबर हमारे पास ये भी आ जाता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर या जाउल पर एम्पेयर। तो ये बार मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, इस टॉपिक के एंड के ऊपर एक टर्म होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप ये याद रखें, दो चीजें आपने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में अहम है, बड़ी बात की तो फार्मूले सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह की हैं। एक आपने ये याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। पहला ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब देखें क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ मैग्नेटिक flux density is equal to the magnetic induction। ये जो B होता है, B को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, उसके लिए एक खास एंगल होता है। इसको हम जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और सिंपल हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं इसी बी को। अब उसने क्या कहा, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन से, देन वो कहता है थीटा क्या होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इसके बराबर देना है, बी के बराबर रख देना है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास है बी, और ये क्या है, बी ए कॉज ऑफ द एंगल थीटा फाई ओवर ए। तो ए तो ए से क्या हो गया कैंसिल, और बी बी से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या रिजल्ट आया, देखिए जब वेक्टर एरिया पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, जब ये चीजें बाद में लिख लीजिएगा, जब वेक्टर एरिया पैरेलल होगा किसके, वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन magnetic flux density is equal to the magnetic induction. Yeah, when area is perpendicular to the area is placed, and ये समझते हैं, and it means when
area is placed perpendicular to the B, then जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी, वो मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगी। एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है और वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा वहां पे क्या है, 0 है, और फाई कितना है, वो 90 है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर आती है। बाकी इसके अलावा भी वो पूछ सकता है, वो कहता है कि जी मैग्नेटिक, यानी क्वेश्चन उसका ये आया कि इफ मैग्नेटिक flux density is half of the magnetic induction। अब हाफ वही आपके पास क्या आ गया, 50%। यानी यहां वो ये कह रहा है कि बी ए कॉस थीटा ओवर ए, जो कि फाई ओवर ए है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये वो कह रहा है हाफ बी के बराबर है। तो बी बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एरिया एरिया से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, कितना आ जाएगा, 60। मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, मैंने बताया ना पहले। नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये है फाई ओवर ए। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर कब होगी, व्हेन एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। व्हेन एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन। और यहां पे एंगल थीटा 60 है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर आ रही है, हाफ ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। आखिरी बात जो आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। यानी आपने अभी पढ़ा क्लोज सरफेस है, उसके अंदर आप कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या सिर्फ नेगेटिव भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी चांस है कि दोनों कैंसिल कर दें। लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, आप इसको ऐसे कट करेंगे, यहां से नॉर्थ साउथ है, तो उसके फिर यहाँ नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, फिर कट करेंगे और नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। इसलिए क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। क्लोज सरफेस में क्या होगा, हाँ, चूंकि ये पॉइंट याद रखें, चूंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, so magnetic flux for a closed surface always 0, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो क्योंकि अगर आप उसको देखें, से आपने यहां पे नॉर्थ को रखा हुआ है, तो जहरा नॉर्थ के साथ फिर क्या होगा, लामहला साउथ भी होगा। जितनी लाइनें इससे निकलेगी उतनी लाइनें इसमें एंटर भी होंगी, तो नेट फ्लक्स पे 0। चलें जी, ये आज का लेक्चर था। तो हमने अपने टॉपिक जो कहे थे कर लिए। हाँ जी सर, क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इनसाइड 0 होगा? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है उसके अंदर चार्ज, उसके अंदर चार्ज 0 होगा तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और चले जी, ये ठीक हो गया फिर आज। हाँ जी खालिद भाई, आप माइक ऑन कर रहे हैं। आपके पास में सिग्नल प्रॉब्लम है, माइक ऑन करते करते देर लग जाती है आपको।
चले ठीक हो गया। मैं मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देता रहता हूँ, आपको पता है कि जैसे मैं देखता हूँ कोई आप लोगों ने कोई मैसेज किया होता है तो फौरन कोशिश करता हूँ उसकी रिप्लाई करूँ, और अगर ना भी कर सकूँ तो देर से जरूर करता हूँ। तो असाइनमेंट मैं आज रात में या कल मॉर्निंग में आपको सेंड कर दूंगा इसके बारे में, तो आपने वो सॉल्व करनी है, और कल उसके बारे में, कल भी लेक्चर से पहले पहले मैं उसकी की भी आपको ग्रुप के अंदर वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।